नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1948 विक्रम संवत 2083 आज वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि और दिन गुरुवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 30 अप्रैल सन 2026। सबसे पहले आज की सुर्खियां। भीषण गर्मी में राहत लेकर आई बारिश की बूंदें, जानिए आगे कैसे रहेगा हरियाणा के मौसम का ताजा हाल। हरियाणा निकाय चुनाव में बीजेपी ने जारी किया संकल्प पत्र, सीएम सैनी का टैक्स में छूट का बड़ा ऐलान। विभाग नहीं दे रही ग्रुप डी के खाली पदों की जानकारी, सीएस ने रिमाइंडर भेजा, लिखा ये लास्ट चांस, 4 तारीख तक नहीं दी तो पद शून्य माने जाएंगे। हरियाणा में अवैध कॉलोनियों पर चलेगा बुलडोजर, बढ़ावा देने वाले अफसरों पर एसीबी की कड़ी नजर। हरियाणा के स्कूलों में 1 मई को रहेगा अवकाश, शिक्षा विभाग ने जारी किया नोटिस। नारायणगढ़ में बनेगा नया IMT, किसानों ने जमीन देने पर जताई सहमति। सोनीपत निकाय चुनाव अपडेट, 390 करोड़ रुपए से सुधरेगा ड्रेनेज सिस्टम, संकल्प पत्र जारी में आधुनिक सुविधाओं पर दिया जोर। बाल वाटिकाओं में शून्य दाखिला, घटते दाखिलों पर शिक्षा विभाग ने लिया संज्ञान, रिपोर्ट की गई तैयार। गुटखा तंबाकू के प्लास्टिक पाउच पर रोक लगेगी, इको फ्रेंडली मटेरियल से पैकिंग अनिवार्य करने की तैयारी। हरियाणा के इस शहर में पानी की बर्बादी पड़ेगी महंगी, कनेक्शन की हो जाएगी छुट्टी, जानेंगे पूरी अपडेट। हरियाणा के कॉलेजों में एडमिशन के लिए 7 मई से खुलेगा पोर्टल, जुलाई में शुरू होगा नया सेशन। और एग्जिट पोल में बंगाल में 7 एग्जिट पोल में से 5 में भाजपा सरकार, तो असम में बीजेपी, तमिलनाडु में DMK की वापसी, तो केरल में 10 साल बाद UDF सरकार का अनुमान। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा में बुधवार को भी मौसम खराब रहा। सुबह फरीदाबाद, नारनौल और पलवल में बारिश हुई। पिछले 2 दिनों से मौसम में हुए बदलाव के कारण प्रदेश में अधिकतम तापमान में 3.7 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट दर्ज की गई है। इससे लोगों को गर्मी से कुछ राहत अवश्य मिली है। सबसे अधिक तापमान की बात करें तो रोहतक में दर्ज किया गया, जो कि 41.3 डिग्री सेल्सियस रहा। हालांकि आंधी ने जनजीवन को प्रभावित कर रखा है। हिसार और सिरसा में रात को कई घंटे बत्ती गुल रही। सिरसा के कुछ इलाकों में ओलावृष्टि दर्ज की गई है, तो पलवल में सुबह तेज हवाओं के साथ बारिश हुई। मौसम विभाग के आंकड़ों के मुताबिक प्रदेश के 3 शहरों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस या फिर उससे ऊपर रिकॉर्ड किया गया है। रोहतक में सबसे अधिक पारा यानी 41.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, तो फरीदाबाद में 41 डिग्री और नारनौल में 40 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। किसानों को एडवाइजरी जारी की गई है कि खराब मौसम की संभावना को देखते हुए कपास और सब्जियों जैसे भिंडी, घिया, खीरा इत्यादि की बुआई को अभी अगले 2 दिनों के लिए टाल दें। बदलते मौसम के कारण कीटनाशकों के छिड़काव को अभी रोक दें और पशुओं को लू और धूल भरी हवाओं से बचाने के लिए दिन में शेड के नीचे रखें और जूट के पर्दे लगाएं। उन्हें पर्याप्त मात्रा में साफ पानी और खनिज मिश्रण अवश्य दें। उत्तरी राजस्थान और पश्चिमी हरियाणा पर एक चक्रवातीय सर्कुलेशन बनने और बंगाल की खाड़ी से आने वाली पूर्वी हवाओं के कारण आज यानी 30 अप्रैल को आंधी व बारिश की संभावना बन रही है। इस दौरान 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी, बादल गरजेंगे और तेज बारिश का अनुमान है। इसके साथ ही कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि की भी संभावना मौसम विभाग द्वारा व्यक्त की गई है। हरियाणा सरकार के मानव संसाधन विभाग यानी HRD ने राज्य के सभी बोर्ड, निगम, एजेंसियों और वैधानिक निकायों को ग्रुप D के रिक्त पदों की जानकारी तत्काल उपलब्ध करवाने के निर्देश जारी किए हैं। विभाग ने इस संबंध में एक रिमाइंडर जारी करते हुए स्पष्ट किया है कि निर्धारित समय सीमा तक सूचना न देने पर यह मान लिया जाएगा कि संबंधित विभाग में कोई भी रिक्त पद खाली नहीं है। सरकार की ओर से जारी पत्र के अनुसार इससे पहले 3 अप्रैल 2026 को सभी प्रशासनिक सचिवों और विभागाध्यक्षों को निर्देश जारी किए थे कि वे अपने अधीन आने वाले बोर्ड, निगम और संस्थाओं में ग्रुप D के खाली पदों यानी चौकीदार और स्वीपर को छोड़कर की संख्या निर्धारित प्रारूप में मानव संसाधन विभाग को भेजें। इसके लिए पहले 10 अप्रैल 2026 की समय सीमा तय की गई थी। नए निर्देशों के तहत सभी संबंधित विभागों को अब 4 मई 2026 को दोपहर 3 बजे तक अनिवार्य रूप से रिक्त पदों की जानकारी ईमेल के माध्यम से भेजनी होगी। सरकार ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि निर्धारित तिथि और समय तक जानकारी प्राप्त नहीं होती है तो यह माना जाएगा कि संबंधित विभाग या फिर संस्था में ग्रुप D के कोई भी रिक्त पद नहीं है। हरियाणा में नगर निकाय चुनाव का रण पूरी तरह से सज चुका है। भारतीय जनता पार्टी ने पंचकुला स्थित प्रदेश कार्यालय यानी पंचकमल में अपना संकल्प पत्र जारी किया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पार्टी के दिग्गज नेताओं की मौजूदगी में इस विजन डॉक्यूमेंट का विमोचन किया। भाजपा के कुछ बड़े ऐलानों की बात करें तो इसमें 20 वर्षों से अधिक समय से रह रहे परिवारों को भूमि और मकान का कानूनी मालिका हक यानी रजिस्ट्री दिया जाएगा। संकल्प पत्र के अनुसार महिलाओं के लिए विशेष शौचालय बनाए जाएंगे, जिनमें सैनिटरी नैपकिन, वेंडिंग मशीन और शिशु आहार कक्ष की सुविधा होगी। वहीं यातायात
यातायात सुगम बनाने के लिए आवश्यकता अनुसार मल्टी लेवल पार्किंग बनाई जाएगी। पार्कों में ओपन जिम, योग क्षेत्र और दिव्यांगों के लिए विशेष सुविधाएं भी दी जाएंगी। साथ ही आधुनिक स्मार्ट पुस्तकालयों का नेटवर्क बनाया जाएगा। महिलाओं के नाम पर पंजीकृत मकानों के हाउस टैक्स में 25% तक की छूट दी जाएगी। जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र, बिल भुगतान और बिल्डिंग प्लान अप्रूवल जैसी सेवाओं को पूरी तरह से ऑनलाइन किया जाएगा। सभी स्ट्रीट लाइट्स को एलईडी में बदला जाएगा और पात्र परिवारों को पीएम सूर्य घर योजना के तहत सोलर पैनल दिए जाएंगे। सीएम नायब सिंह सैनी की मौजूदगी में प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडोली ने कहा कि भाजपा का संकल्प पत्र शहरी विकास, सफाई व्यवस्था, बुनियादी सुविधाओं और नागरिक सेवाओं पर केंद्रित है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी पहले ही अपना घोषणा पत्र जारी कर चुकी है। चंडीगढ़ में आयोजित प्रेस वार्ता में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इसकी घोषणा की थी। कांग्रेस ने शहरों के लिए 10 बड़े चुनावी वादे जनता से किए हैं। इनमें स्वच्छता और कचरा प्रबंधन, सड़क और यातायात सुधार, जल निकासी और पेयजल व्यवस्था, सुरक्षा और निगरानी व्यवस्था, स्ट्रीट लाइट और शहर सौंदर्यकरण, आवारा पशु और पशु डेयरी प्रबंधन, नागरिक सेवाएं और शिकायत समाधान, कॉलोनियां और स्ट्रीट वेंडर व्यवस्था जैसे 10 बड़े चुनावी वादे जनता से किए गए हैं। हरियाणा में अवैध कॉलोनियों के मामले में अब सख्त कार्रवाई की तैयारी है। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के आदेशों के बाद हरियाणा एंटी करप्शन ब्यूरो यानी एसीबी ने जांच प्रक्रिया तेज कर दी है। पिछले 10 वर्षों में प्रदेश में बसी 2600 से अधिक अवैध कॉलोनियों की जांच एसीबी को सौंपी गई है। हाईकोर्ट ने अवैध निर्माणों के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए बुलडोजर कार्रवाई की अनुमति दी है और नगर निगम अधिकारियों की संभावित मिलीभगत की भी जाँच के निर्देश जारी किए हैं। सूत्रों के अनुसार शुरुआती जाँच में सैकड़ों अधिकारियों की भूमिका संदेह के घेरे में आई है, जिससे आने वाले समय में कई अफसरों और कुछ प्रभावशाली लोगों के खिलाफ कार्रवाई तय मानी जा रही है। अवैध कॉलोनियों का मामला लगभग सभी जिलों से जुड़ा होने के कारण एसीबी ने रेंज स्तर पर अलग अलग जांच टीमें गठित की हैं। इन टीमों की अगुवाई एसपी स्तर के अधिकारी कर रहे हैं। जांच के तहत पिछले 10 वर्षों में बसी कॉलोनियों की पूरी जानकारी जुटाने के साथ साथ उस समय तैनात अधिकारियों की भूमिका की भी जाँच की जा रही है। सभी जिलों में एसीबी की टीमें सक्रिय हो चुकी है और जिला प्रशासन से जल्द जानकारी उपलब्ध करवाने को कहा गया है। हाईकोर्ट ने विशेष रूप से गुरुग्राम में मानसून से पहले अतिक्रमण और अवैध संरचनाओं को हटाने के निर्देश जारी किए हैं। हालांकि अदालत ने यह भी स्पष्ट किया है कि किसी भी अवैध संरचना को गिराने से पहले संबंधित लोगों को उचित नोटिस देना जरूरी होगा। कुल मिलाकर अवैध कॉलोनियों के मामले में अब प्रशासनिक स्तर पर बड़ी कार्रवाई की संभावना बन रही है और जांच पूरी होने के बाद कई अधिकारियों की जवाबदेही तय हो सकती है। सरकार द्वारा स्कूलों में दाखिला बढ़ाने के कई प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी स्कूलों में ड्रॉप आउट और घटते दाखिले शिक्षा विभाग के लिए चिंता का पहलू बन गए हैं। प्रदेश में 1338 स्कूल ऐसे हैं जिनमें बाल वाटिका में एक भी दाखिला अभी तक नहीं हुआ है। विभाग उन स्कूलों की गोपनीय रिपोर्ट तैयार कर रहा है जहाँ पर नामांकन शून्य है। यही नहीं, शिक्षा निदेशक ग्राउंड रियलिटी जाँचने के निर्देश दिए हैं। निदेशक खुद भी फील्ड में उतरेंगे। यमुनानगर और अम्बाला में सबसे ज्यादा स्कूल है। शिक्षा विभाग की ओर से राजकीय स्कूलों में नामांकन बढ़ाने के लिए प्रवेश उत्सव इस समय जोरों शोरों पर चलाया जा रहा है। बाकायदा इसका लंबा चौड़ा शेड्यूल भी जारी किया गया। शिक्षकों को नामांकन बढ़ाने का जिम्मा सौंपा गया है। यही नहीं, ग्राम पंचायतों, स्कूल प्रबंधन समिति और स्थानीय निकायों के पार्षदों को भी सहयोग लिया जा रहा है, लेकिन परिणाम अच्छा नहीं है। शिक्षा विभाग की ओर से शिक्षकों को हिदायत जारी की गई है कि वे अधिक से अधिक विद्यार्थियों को सरकारी स्कूलों से जोड़ने के लिए विशेष प्रयास करें। हरियाणा के मिलेनियम सिटी गुरुग्राम में पानी की बर्बादी को लेकर नगर निगम ने सख्त रुख अपनाया है। बता दें कि गुरुग्राम नगर निगम ने शहर में बढ़ती गर्मी और पानी की कमी को देखते हुए पानी की बर्बादी रोकने के लिए सख्त चेतावनी जारी की है। नगर निगम ने कहा है कि जो लोग पीने के पानी का दुरुपयोग करेंगे उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए नगर निगम द्वारा एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें अलग अलग इलाकों में टीमें भेजी जाएंगी। ये टीमें जाँच करेंगी कि कहाँ पर पानी का गलत इस्तेमाल हो रहा है। अगर कहीं पानी की बर्बादी मिली तो टीम मौके पर ही कार्रवाई करेगी। नगर निगम की पूरी कोशिश है कि सभी लोगों तक पीने का पानी आसानी से पहुंच सके। नगर निगम ने आम आदमियों से सहयोग की अपील की है। अब नगर निगम ने साफ स्पष्ट किया है कि ऐसे लोगों पर जुर्माना लगाया जाएगा और जरूरत पड़ने पर कनेक्शन तक काट दिया जाएगा। लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं को 33% आरक्षण को लेकर भाजपा और विपक्षी पार्टियों में विवाद के बीच डबवाली से इंडियन नेशनल लोकदल यानी आईएनएलडी के विधायक आदित्य देवीलाल ने कहा कि 2029 विधानसभा चुनाव में मैं खुद नहीं लड़ूंगा। मैं अपनी जगह एक सक्षम महिला कैंडिडेट को मौका दूंगा। हमारी पार्टी महिलाओं को 33% टिकट देने पर काम करेगी। 2026 में महिला मतदाताओं की संख्या लगातार बढ़ रही है, इसलिए अब समय आ गया है कि महिलाओं को नेतृत्व की मुख्य भूमिका दी जाए। उन्होंने कहा कि हरियाणा में करीब 48% महिला
महिला वोटर हैं, इसलिए आरक्षण 33% के बजाय 50% होना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा इस मुद्दे पर बिल के जरिए राजनीति कर रही है। उनका कहना है कि जो बिल 2023 में लागू हो चुका है उसे सही तरीके से लागू किया जाना चाहिए। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि भाजपा को अभी महिलाओं की ताकत का पूरा अंदाजा नहीं है। आदित्य देवलाल के बयान के मायने निकालें तो पता चलता है कि हरियाणा में महिला वोटर तेजी से बढ़ रही हैं। कई बार उनकी वोटिंग पुरुषों के बराबर रहती है। ऐसे में 33% टिकट देने के बाद महिलाओं को आकर्षित करने की कोशिश मानी जा रही है। वहीं INLD को अब तक एक पारंपरिक और खास वर्ग की पार्टी माना जाता रहा है। यह फैसला पार्टी को आधुनिक और प्रगतिशील दिखाने की कोशिश है ताकि युवा और महिला वोटर जुड़ सके। वहीं 2029 के चुनाव अभी दूर हैं, लेकिन अभी से ऐसी घोषणा आदित्य देवलाल के द्वारा करना दिखाता है कि पार्टी लंबे समय की योजना बना रही है और माहौल तैयार कर रही है। हरियाणा के स्कूली बच्चों के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। बता दें कि शिक्षा विभाग ने राज्य के सभी सरकारी और निजी यानी प्राइवेट स्कूलों में 1 मई के अवसर पर अवकाश घोषित किया है। शिक्षा विभाग द्वारा जारी नोटिस में स्पष्ट आदेश है कि इस दिन राज्य के सभी स्कूल बंद रहेंगे। 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मजदूर दिवस मनाया जाता है। यह दिन श्रमिकों के योगदान और उनके अधिकारों के सम्मान में समर्पित है। इसी के चलते हरियाणा सरकार ने स्कूलों में छुट्टी का फैसला लिया है। शिक्षा विभाग ने जिला शिक्षा अधिकारियों और स्कूल प्रबंधन को निर्देश जारी किए हैं कि वे इस आदेश का सख्ती से पालन करें। किसी भी स्कूल को 1 मई को खोलने की अनुमति नहीं होगी। अवकाश से छात्रों को गर्मी के बीच एक और अतिरिक्त छुट्टी मिलेगी, जिससे वे आराम कर सकेंगे। 2 मई को स्कूल उसी निर्धारित समय पर लगेंगे। सोनीपत की उपायुक्त यानी DC नेहा सिंह ने जिलावासियों से 30 अप्रैल तक स्वयं जनगणना पूरी करने की अपील की है, यानी आज अंतिम दिन है। उन्होंने कहा कि यह स्वयं जनगणना का अंतिम दिन है और यदि नागरिक स्वयं अपनी जानकारी दर्ज नहीं करते हैं तो 1 मई से प्रगणक घर घर जाकर जनगणना का कार्य करेंगे। उन्होंने इसे जन भागीदारी और जागरूकता का प्रतीक बताया। विशेषकर युवाओं में इस अभियान के प्रति उत्साह देखा गया है। स्वयं जनगणना एक सरल प्रक्रिया है जिसे se.census.gov.in पोर्टल पर जाकर केवल 5 से 7 मिनट में पूरा किया जा सकता है। DC ने आमजन से आग्रह किया है कि वे 1 मई से शुरू होने वाले वास्तविक हाउस लिस्टिंग और जनगणना संचालक के दौरान अपने क्षेत्र में आने वाले प्रगणकों और पर्यवेक्षकों के साथ पूर्ण सहयोग करें। उन्हें सही, सटीक और अद्यतन जानकारी प्रदान करना आवश्यक है। उपायुक्त ने यह भी स्पष्ट किया है कि नागरिकों द्वारा दी गई सभी जानकारी पूरी तरह गोपनीय रखी जाएंगी और इसे किसी भी व्यक्ति या संस्था के साथ साझा नहीं किया जाएगा। उन्होंने चेतावनी दी कि जनगणना कर्मियों को आवश्यक जानकारी देने से इनकार करना या सहयोग न करना जनगणना अधिनियम के तहत दंडनीय अपराध है। इसके अतिरिक्त जनगणना विभाग ने हेल्पलाइन नंबर 1855 भी जारी किया है, जिस पर कोई भी नागरिक, प्रगणक या पर्यवेक्षक अपनी समस्या दर्ज करा सकता है। प्रत्येक शिकायत पर उचित कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस नई दिल्ली की तरफ से डाटा एंट्री ऑपरेटर के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। ऐसे में अगर आप भर्ती के लिए इच्छुक हैं तो आवेदन कर सकते हैं। महिला व पुरुष दोनों वर्गों के उम्मीदवार इन पदों के लिए अपने अपने आवेदन भेज सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 9 मई है। इन पदों के लिए उम्मीदवार 12वीं पास होना जरूरी है। साथ ही आवेदक के पास किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से कंप्यूटर का डिप्लोमा या सर्टिफिकेट होनी चाहिए। उम्मीदवार को कोई भी आवेदन शुल्क नहीं देना है। न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 28 वर्ष तय की गई है। सैलरी 29,200 रुपए पर मंथ मिलेगी। हरियाणा में 12वीं कक्षा पास करने के बाद अब स्टूडेंट्स कॉलेज में एडमिशन लेंगे। कॉलेज में दाखिले के लिए उच्च शिक्षा निदेशालय की तरफ से शेड्यूल जारी कर दिया गया है। कॉलेजों में अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में एडमिशन को लेकर हायर एजुकेशन का पोर्टल 7 मई से ओपन होने जा रहा है। विद्यार्थी 7 मई से 31 मई तक कॉलेजों में एडमिशन के लिए अपने लिए आवेदन कर पाएंगे। विद्यार्थियों को 7 मई से 1 जून तक अपने आवेदन को एडिट भी करने का मौका दिया जाएगा। कॉलेजों में जुलाई से सेशन लेट होने के कारण इस बार मई महीने में ही पोर्टल खोला जा रहा है। जून महीने में मेरिट लिस्ट जारी होगी और खाली सीटों के लिए फिजिकल काउंसलिंग भी की जाएगी ताकि जुलाई में कॉलेजों का सेशन सही समय पर शुरू हो सके। पहली मेरिट लिस्ट 11 जून को जारी होगी, दूसरी मेरिट लिस्ट 17 जून को जारी होगी। वह रिक्त सीटों के लिए फिजिकल काउंसलिंग 24 जून को होगी। वहीं खाली सीटों के लिए पोर्टल 25 जून को फिर से खोला जाएगा। सशस्त्र सीमा बल यानी SSB ने स्पोर्ट्स कोटे के तहत कांस्टेबल यानी जनरल ड्यूटी भर्ती 2026 का शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। 27 अप्रैल 2026 को जारी इस नोटिफिकेशन के अनुसार इस भर्ती में पुरुष और महिला दोनों उम्मीदवार आवेदन कर सकेंगे। ऑफिशियल वेबसाइट ssb.gov.in पर जाकर अप्लाई किया जा सकता है। नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो 404 रहेंगी। भर्ती का डिटेल नोटिफिकेशन ऑफिशियल वेबसाइट www.recruitment.ssb.gov.in या ssb.gov.in पर जल्द जारी किया जाएगा। वहीं एक अन्य
भर्ती पर नजर डालें तो बता दें कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ऑफिसर ग्रेड बी के 60 पदों पर भर्ती का एक शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी किया है। 29 अप्रैल से आवेदन शुरू हो चुके हैं। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट 20 मई है। फीस 850 रुपए लगेगी। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो संबंधित क्षेत्र में ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। एज लिमिट न्यूनतम 21 साल और अधिकतम 30 साल तय की गई है। सैलरी 1,20,000 रुपए से लेकर 1,40,000 रुपए प्रति माह मिलेगी। अब जल्द ही आपको गुटखा, तंबाकू और पान मसाला के प्लास्टिक पाउच नजर नहीं आएंगे। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने कहा है कि पान मसाला की पैकिंग में इस्तेमाल होने वाले प्लास्टिक मटेरियल को अब कागज, पेपर बोर्ड या सेल्यूलोज और अन्य इको फ्रेंडली मटेरियल में बदला जाएगा। नए प्रस्ताव के अनुसार गुटखा, पान मसाला और तंबाकू के किसी भी पैकेज में किसी भी रूप में प्लास्टिक मटेरियल का इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। सलाह दी गई है कि अब प्लास्टिक पाउच की जगह कागज, गत्ते यानी पेपर बोर्ड और सेल्यूलोज जैसे नेचुरल सामान का इस्तेमाल किया जाए। रेगुलेटर का कहना है कि ये चीजें खाने पीने का सामान पैक करने के लिए पूरी तरह से सुरक्षित हैं। साथ ही कंपनियों के लिए भी इन नए मटेरियल को अपनाना और इस्तेमाल करना आसान होगा। स्वास्थ्य मंत्रालय के एक अधिकारी के अनुसार जो निर्माता पाउच के बजाय टीन या कांच के कंटेनर्स का उपयोग कर रहे हैं वे उसे जारी रख पाएंगे। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, असम और पुडुचेरी विधानसभा चुनाव के एग्जिट पोल के नतीजे आ चुके हैं। पांचों राज्यों में इस बार रिकॉर्ड वोटिंग हुई है। सबसे बड़ा फैक्टर वोटर लिस्ट रिवीजन यानी SIR को बताया जा रहा है। इसमें बड़ी संख्या में डुप्लीकेट और मृत मतदाताओं के नाम हटाए गए हैं। इससे कुल वोटर्स की संख्या घट गई, लेकिन वोट डालने वाले लोगों की संख्या लगभग समान रही, जिससे प्रतिशत बढ़ गया। महिलाओं को कैश सहायता, मुफ्त यात्रा और आरक्षण जैसे वादों ने महिला वोटर्स को बड़ी संख्या में बाहर निकाला। इस बार महिलाओं का वोट प्रतिशत पुरुषों की तुलना में बंगाल, तमिलनाडु में 2%, असम में 1%, केरल में 5% और पुडुचेरी में 3% अधिक रहा। चुनाव के दौरान जनता का मूड जानने के लिए दो तरह के सर्वे किए जाते हैं। वोटिंग से पहले के सर्वे की बात करें तो ओपिनियन पोल कहते हैं, जबकि वोटिंग के दौरान होने वाले सर्वे को एग्जिट पोल कहा जाता है। आमतौर पर एग्जिट पोल के नतीजे आखिरी फेज की वोटिंग खत्म होने के 1 घंटे बाद जारी किए जाते हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजे 4 मई को आएंगे, लेकिन उससे पहले एग्जिट पोल के अनुमान के मुताबिक बंगाल में बीजेपी की सरकार बनती दिख रही है। 7 में से 5 एग्जिट पोल के नतीजे बता रहे हैं कि बंगाल में पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। वहीं 2 एग्जिट पोल ने ममता बनर्जी की चौथी बार सरकार की वापसी का अनुमान लगाया है। वहीं असम में ज्यादातर एग्जिट पोल ने भाजपा गठबंधन को बढ़त दिखाई है। भारतीय शेयर बाजार में बढ़त देखने को मिली। सेंसेक्स 609 अंक की तेजी के साथ 77,496 के लेवल पर बंद हुआ। निफ्टी में भी 182 अंक की तेजी रही और ये 24,178 पर बंद हुआ। ऑटो, IT, रियल्टी और FMCG शेयर्स में अधिक खरीदारी देखने को मिली। एक्सपर्ट के अनुसार UAE के तेल उत्पादक देशों के संगठन ओपेक और ओपेक प्लस से बाहर निकलने की घोषणा का बाजार पर पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा। इससे ओपेक की कच्चे तेल की कीमतों पर नियंत्रण करने की ताकत कमजोर होगी। वहीं अंतर्राष्ट्रीय बाजार में आपूर्ति बढ़ने से कच्चे तेल की कीमतें गिर सकती हैं, जिसका सीधा फायदा भारत जैसे बड़े आयातक देशों को होगा। वहीं दूसरी तरफ सोने चांदी के दाम में गिरावट रही। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 809 रुपए घटकर 1,47,973 रुपए पर आ गया है। वहीं 1 किलोग्राम चांदी 241 रुपए गिरकर 2,36,300 रुपए पर पहुंच गई। वहीं 22 कैरेट सोने का दाम 1,35,543 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर पहुंच गया है। आज खबरों बस इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे।